हेलो वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सीबीएसई सैम्पल पेपर में रिलीज हुए हैं। एंड विद दिस आपका केमिस्ट्री प्लेलिस्ट भी कंप्लीट हो जाएगा एंड देन वी विल मूव टू द बायो सेक्शन। नाउ विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन होमोलोगस सीरीज। इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो आप होमोलोगस सीरीज में नहीं देखते हैं। इससे पहले होमोलोगस सीरीज होता क्या है। होमोलोगस सीरीज ऐसी सीरीज ऑफ कंपाउंड है जिनका फंक्शनल ग्रुप सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल मीथेनॉल। मीथेनॉल के नेक्स्ट आता है इथेनॉल, प्रोपेनॉल एंड लाइक दिस इट कंटिन्यूज। आप देख रहे होंगे कि इन सब में फंक्शनल ग्रुप ऑल है। ऑल का मतलब इन सब में एल्कोहल है। ये एक ही सेम फंक्शनल ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं, तो इनकी कंप्लीट सीरीज विल नोन एज होमोलोगस सीरीज। क्लियर। अब इनमें से कौन सी चीज आप उसमें नहीं देखेंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन है चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होंगी। आंसर इज नो, नहीं होंगी। कंफ्यूज मत होइए, जितने भी अल्कोहल हैं दे रिएक्ट इन द सेम वे। सबकी रिएक्शन सेम होती है, इसीलिए केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी सेम रहती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी अलग अलग हो सकती है। दूसरा है डिफरेंस इन CH2 एंड 14 न्यू मॉलिक्यूलर मास। ये बात बिल्कुल सही है, यस। ये आप होमोलोगस सीरीज में देखते हैं। अब देखना इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है ना, वो सिर्फ CH2 मॉलिक्यूल यानी एक कार्बन और दो हाइड्रोजन का डिफरेंस होता है। मीथेनॉल का फॉर्मूला क्या होगा, CH3OH, करेक्ट। इथेनॉल का फॉर्मूला है CH3CH2OH। सब कुछ है ना दोनों के पास, बस एक CH2 एक्स्ट्रा है। इसी तरीके से ये डिफरेंस चलता है। मासेस में अगर मैं बात करूं तो इनके बीच में 14U का डिफरेंस है। ग्रेडेशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं, क्या वो चेंज होती हैं। यस। मीथेनॉल अलग तरीके से फिजिकल प्रॉपर्टीज शो करता है, इथेनॉल की फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होती हैं। एंड कंटिन्यूस सेम फंक्शनल ग्रुप। ये तो मैं कह ही रही हूँ ना कि होमोलोगस सीरीज में फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए, तो ये वाली प्रॉपर्टी भी बिल्कुल सही है। कौन सा आंसर होगा इसका, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आई होप होमोलोगस सीरीज आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो। होमोलोगस सीरीज से एक या दो क्वेश्चन आ जाते हैं, एटलीस्ट वन क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड इजी टू सॉल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोप्स आर फॉर्म बाय एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस ऑफ। किसका हाइड्रोलाइसिस करते हो जब आप सोप बनाते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड या एस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स, एस्टर्स ऑफ स्मॉल चेन या इनऑर्गेनिक एसिड। आंसर इज आप एस्टर्स को रिएक्ट करवाते हैं, दैट टू लॉन्ग चेन्स को, टू प्रोड्यूस सोप। ठीक है, अपनी उस रिएक्शन को याद करिए। एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन के बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन आप लोगों की बुक में है वो क्या है, वो है CH3COOCH2CH3 यानी एस्टर। इसको आप रिएक्ट करवा रहे हैं NaOH के साथ टू प्रोड्यूस CH3COONA विच इज सोडियम इथेनॉइड, प्लस आप प्रोड्यूस करवाते हैं अल्कोहल फिर से। दिस इज द रिएक्शन इन योर बुक। तो आप जो भी रिएक्ट करवा रहे हैं ये एस्टर है। इसको आप लोग एसिड से कंफ्यूज मत करना, कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पर है जो भी थोड़ा चेंज हो चुका है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन एडिशन ऑफ Na2CO3 टू हार्ड वाटर। क्या होगा अगर आप हार्ड वाटर में Na2CO3 को ऐड कर देते हैं, तो इससे क्या होगा। क्या फॉर्मिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। फॉर्मिंग कैपेसिटी पहले इंक्रीज होगी फिर डिक्रीज होगी, या फिर पहले डिक्रीज होके फिर इंक्रीज होगी। देखो हार्ड वाटर जो होता है उसके अंदर फोम नहीं डेवलप होता या बहुत कम डेवलप होता है। वहां आपको एक वाइट प्रेसिपिटेट यानी कि स्कम देखने को मिलता है। ये बेसिक थ्योरी सबने पढ़ी होगी। Na2CO3 जो है ना, इट एक्ट्स एज अ सॉफ्टनिंग एजेंट। ये सॉफ्टनिंग एजेंट होता है। तो अगर ये वाटर को सॉफ्ट कर देगा तब तो फॉर्म बनना चाहिए ना। तो यहाँ पे आंसर होगा फॉर्मिंग कैपेसिटी इंक्रीजेस। आप लोगों के लिए लर्निंग के लिए ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि Na2CO3 एक सॉफ्टनिंग एजेंट है। सॉफ्टनिंग एजेंट का मतलब ये है कि हार्ड वाटर में जो मैग्नीशियम और कैल्शियम के आयंस प्रेजेंट थे, ये उनके साथ रिएक्ट करेगा और उनको सोल्यूबलाइज कर देगा। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग सॉल्ट्स। इनमें से कौन सा सॉल्ट है जिससे आप हार्ड वाटर बना सकते हैं। मैंने अभी बता दिया आपको कि हार्ड वाटर में आपको मिलते हैं मैग्नीशियम के सॉल्ट्स और
कैल्शियम के सॉल्ट। तो सिर्फ इन दो के ही सॉल्ट हैं जो हार्ड वाटर बनवाएंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कैल्शियम सल्फेट, क्योंकि ये कैल्शियम है तो ऑफ कोर्स ये हेल्प करेगा। देन सोडियम नो, कैल्शियम क्लोराइड यस, पोटेशियम सल्फेट नो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट नो, मैग्नीशियम क्लोराइड यस। तो हमारा ऑप्शन जो करेक्ट है वो है ACNF। आई होप क्लियर हो गया, वेरी इजी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A student is given equal amount of three samples A, B, C of water with temporary hardness, इनमें हार्डनेस है थोड़ी बहुत है। तीनों ही सैंपल को अलग अलग टेम्परेचर पे रखा, ए को रखा रूम टेम्परेचर पर, बी को रखा 50 डिग्री सेल्सियस, सी को रखा 80 पे। कौन सा ऐसा सैंपल है जिसमें सबसे ज्यादा लेदर हमें देखने को मिलेगा? लेदर का मतलब हो गया, आपको बोल रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि किसमें आपको सबसे ज्यादा फोम देखने को मिलेगा। अब एक रिलेशन ध्यान में रखना कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है तो उससे हार्डनेस जो है ना पानी की वो कम हो जाएगी, हार्डनेस ऑफ वाटर डिक्रीजेस। और ये आपको पता है कि अगर पानी हार्ड नहीं है तो वहां पे फोम ज्यादा बनेगा। क्लियर? अब ऐसा क्यों हो रहा है, व्हाई इज इट हैपनिंग? क्योंकि जो हमें सॉल्ट्स मिलते हैं हार्ड वाटर में वो होते हैं मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट या फिर कैल्शियम बाइकार्बोनेट। और ये क्या करते हैं, ये टेम्परेचर की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, टूट जाते हैं। ठीक है, और ये टूटने के बाद क्या बनाते हैं, ये सिंपल सा ऑक्साइड H2O CO2 ये सब बनाते हैं। डिग्रेड हो चुके हैं, हार्डनिंग एजेंट ही डिग्रेड हो चुका है पानी का, तो अब वाटर हार्ड नहीं रहा, फोम ज्यादा बन जाएगा। यानी जिसमें सबसे ज्यादा टेम्परेचर वही हमारा आंसर है। बहुत नॉर्मल सी चीज थी, इस फैक्ट को आप याद रख लेना सॉल्व करते समय क्वेश्चन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। Vishakha carried out saponification reaction in the lab and she gave following comments। तो उसने कुछ कुछ कमेंट दिए हैं। saponification reaction मतलब सोप बनाने की रिएक्शन। उसने कहा कि सोप एक सॉल्ट होता है फैटी एसिड का। ट्रू। जो हमारा सोप बना था वो क्या था? CH3COO नेगेटिव Na पॉजिटिव, करेक्ट। सोडियम इथेनॉइट। ओके। हीट इज एब्जॉर्ब्ड इन दिस रिएक्शन, नो, कोई हीट एब्जॉर्ब नहीं होती। रिएक्शन मिक्सचर इज बेसिक इन नेचर। ट्रू, बिकॉज जब हम रिएक्शन करवा रहे थे तो हमने NaOH डाला था, करेक्ट, तो एल्कलाइन तो हो जाएगा। ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है? बिल्कुल नहीं, नो, ये एक एल्कलाइन रिएक्शन है। सो बेसिकली वन एंड थर्ड। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ दिस इज अगेन फ्रॉम होमोलोगस सीरीज। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं उसमें जो बहुत आसान है। नेम द फॉलोइंग थर्ड मेंबर ऑफ एल्डिहाइड सीरीज। एल्डिहाइड सीरीज में सफिक्स क्या लगता है? Al लगता है। थर्ड नंबर का मतलब 3 कार्बन का होना चाहिए, वो होता है प्रोपेन। प्रोपेनल बन गया आपका, दिस इज द फर्स्ट। और सेकंड का आंसर होगा सेकंड मेंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जो हम इतनी देर से बना ही रहे हैं, इथेनोइक एसिड, करेक्ट। ये तो बहुत इजी है, आई होप सबको आता होगा। IUPAC नेम, आयुपैक नेम हमें लिखना आना चाहिए, उसके लिए कुछ रूल्स हैं जो आपको ध्यान में भी रखने होंगे। जैसे जब भी आप मान लीजिए इसका लिखते हैं और समझते हैं, जब भी आप किसी को नेमिंग कर रहे हैं आपको सबसे पहले एक नंबरिंग करनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे करी 1 2 3। क्लियर? अब एक तो ये बात ध्यान रखना है कि आपकी नेमिंग एक सीरीज में चल सकती है, आप ऐसे मोड़ नहीं सकते। मैं ये नहीं कर सकती कि लेट्स पुट दिस एज 1, ये 2 हो गया और अब इसे 3 रख देती हूँ, फिर इसे 4 रख दूंगी, ऐसे 5 कर दूंगी। नो, यू कांट गो रैंडम। एक सीरीज में एक लीनियर सीक्वेंस को फॉलो करते हुए अगर आप टर्न लेना चाह रहे हैं, लेट्स से अगर मैं इस तरीके से भी नंबरिंग करना चाहती हूँ कि इसे 1 कर दिया, इसे 2 कर दिया, इसे 3 कर दिया, मैं वापस से पीछे नहीं जा सकती। मैं यहाँ थी, फिर मैं यहाँ आई, आई कांट गो रिवर्स कि मैं चलो वापस जाती हूँ, फिर इसको नेमिंग कर दूंगी, फिर ऊपर चली जाऊंगी। यू कांट डू दैट। ठीक है, नाउ दिस इज द फर्स्ट रूल जो आप लोग याद रखेंगे कि एक ही सीक्वेंस में आप नंबरिंग कर रहे हैं। चलिए अब नाम लिखना बताती हूँ। तो मैंने ये किया था कि मैंने लीनियरली इनको एक नंबर दे दिया। ठीक है, अब आप देखेंगे कि सेकंड कार्बन पे कुछ एक्स्ट्रा ग्रुप जुड़े हुए हैं दोनों ही तरफ। इन्हें हम कहते हैं मिथाइल, राइट, दिस इज मिथाइल। तो मैं ऐसे लिखूंगी कि सेकंड कार्बन पर जुड़े हैं, तो आई राइट 2। कितने एक्स्ट्रा कार्बन एक्स्ट्रा ग्रुप्स जुड़े हैं? 2। आई राइट डाई। दोनों ही क्या हैं? मिथाइल हैं, तो इट विल कम्स डाई मिथाइल। अब ये चेन का नाम क्या है? 1 2 और 3, इसको हम कहते हैं तीन चेन इज प्रोप।
सारे सिंगल बॉन्ड हैं तो प्रोपेन, तो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन इज द नेम। दैट्स इट। क्लियर? एक और ट्राई करेंगे। नंबरिंग करनी थी, लीनियरली करनी थी, तो आप ये कहेंगे कि दीदी ये तो लीनियर है, विच इज ग्रेट। अब आपको एक और चीज समझनी है कि आप जब नंबरिंग करेंगे और मान लीजिए फंक्शनल ग्रुप भी लगा हुआ है या कोई भी एक्स्ट्रा ग्रुप था, ये तो बहुत ही बैलेंस्ड थी, सिमेट्रिकल सीक्वेंस थी जो फर्स्ट वाली थी, लेकिन यहाँ पे सिमेट्रिकल नहीं है। यहाँ सेकंड नंबर पर आपका, यानी इस तरफ से सेकंड नंबर पे आपके एल्कोहल ग्रुप लगा है। अब अगर आप नंबरिंग यहाँ से करते हैं तो इसकी नंबरिंग आती है 1, 2 और 3, और अगर आप फ्रॉम दिस साइड नंबरिंग करेंगे तो फिर इसकी नंबरिंग आएगी 1, 2। कौन सी करेक्ट है? मैं ये जो एल्कोहल का ग्रुप है इसे सेकंड कार्बन मानूं या थर्ड कार्बन मानूं? तो इसके लिए रूल था कि जहां पे फंक्शनल ग्रुप पास में हो आप वहां से काउंटिंग करेंगे। यानी मैं क्या करूंगी अब? मैं काउंटिंग करूंगी फ्रॉम दी लेफ्ट साइड। ओके, सॉरी, वेट। और इसका नाम मैंने आपके लिए बताया था 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। सॉरी, सब इरेज हो गया था। और यहाँ मैं कह रही थी कि हमें पास से करना है, तो फंक्शनल ग्रुप मेरे पास होना चाहिए, तो मैंने यहाँ से किया। नाउ दिस इज 1, 2, 3 एंड 4। सेकंड पर है क्या? सेकंड पर है एल्कोहल। नाउ 4 कार्बन की चेन इज ब्यूट, सब सिंगल बॉन्ड इज एन, लेकिन एल्कोहल भी तो है ना, तो यहाँ पे आप लगा देंगे ऑल। नाम हो गया 2 ब्यूटेनॉल। क्लियर? ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What is meant by isomers? Isomers किसे कहते हैं? देखिए, आइसोमर्स उसे कहेंगे जिनका स्ट्रक्चर अलग है बट फॉर्मूला सेम है। किसी को डेफिनेशन लिखनी है तो लिख लीजिए, कंपाउंड्स विथ सिमिलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड आइसोमर्स। So this is the answer to your first question. Now, we cannot have isomers of first three members of alkane series. Alkane series के पहले 3 members यानी कि मीथेन, इथेन और प्रोपेन के आप आइसोमर्स बना ही नहीं सकते। Why? The reason is कि वहां पे जो कार्बन का काउंट है वो काफी कम है ब्रांच स्ट्रक्चर बनाने के लिए। एक ही स्ट्रक्चर बन सकता है। मान लीजिए प्रोपेन है, प्रोपेन को मैंने इस तरीके से लीनियर स्ट्रक्चर तो बना दिया। अब अगर मैं इसको ऐसे बना भी दूं, लेकिन जब मैं आयुपैक नेम करूंगी इसका, तब मैं इसे 1, 2 और 3 ही तो कहूंगी, और ये तो सिंपल प्रोपेन हो जाएगा। तो आप ब्रांच स्ट्रक्चर बना ही नहीं सकते, बिकॉज आप सेकंड का आंसर लिखेंगे, बिकॉज दे हैव वेरी लेस कार्बन, they have very less carbon to form a branched structure। एक सिंगल ब्रांच स्ट्रक्चर भी यहाँ पे मैं नहीं बना पाऊंगी। क्लियर? नेक्स्ट इसी में आता है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ 2 आइसोमर्स ऑफ पेंटेन। पेंटेन के 2 आइसोमर्स तो आप बनाएंगे। पेंटेन मतलब 5 कार्बन की चेन, तो एक सबसे पहला स्ट्रक्चर तो सब यही ड्रॉ कर सकते हैं, द लीनियर चेन, जिसमें हाइड्रोजन आप अटैच करेंगे। अब देखो भाई, ये जितनी भी खाली जगह है ये सब हाइड्रोजन की है, मैंने कुछ और ज्वाइन नहीं करना। आइसोमर्स में आपको एल्कोहल, एल्डिहाइड ये सब नहीं बनाना है, जस्ट अ नॉर्मल लीनियर स्ट्रक्चर। दिस इज द फर्स्ट आइसोमर, इसका नाम है पेंटीन। नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो होगा वो कुछ ऐसा हो सकता है कि ये कार्बन होता, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और सेकंड पे मैंने कार्बन यहाँ लगा दिया। अब आप इसकी नेमिंग करेंगे ना, तो ये हो गया CH3, यहाँ पे एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, यहाँ 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, यहाँ 3 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, और यहाँ जुड़ेंगे 3 हाइड्रोजन। करेक्ट? लेकिन जब आप इसकी नेमिंग करेंगे, लेट मी चेंज द पेन, कलर ऑफ द पेन। जब आप इसकी यहाँ नेमिंग कर रहे होंगे तो आप क्या करेंगे, एक तो आप यहाँ से काउंटिंग करेंगे क्योंकि हमें ग्रुप देखना था, तो 1, 2, 3, 4। तो मैं इसे कहूंगी कि भाई सेकंड पे लगा हुआ है मिथाइल ग्रुप, सेकंड पे है मिथाइल ग्रुप, और पूरी चेन 4 कार्बन की है, तो इसका नाम है 2 मिथाइल ब्यूटेन। अगर अब आप देखेंगे ना तो इसमें सेम नंबर ऑफ कार्बन है दोनों में, पेंटेन में भी और 2 मिथाइल ब्यूटेन में भी, तो ये दोनों एक दूसरे के कहलाएंगे आइसोमर्स। क्लियर? मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। State 2 main reasons for carbon forming a very large number of compound। इतने सारे कंपाउंड बनाता है कार्बन, क्या मेन रीजंस हैं? 2 ही मेन रीजन हैं बुक में भी आपके। फर्स्ट इज कैटेनेशन।
कैटेनेशन का मतलब ये होता है कि जो कार्बन है ना, उसकी एक एबिलिटी है टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स, और वो ना वो लीनियर, ब्रांच्ड, साइक्लिक, रिंग्स, वो किसी भी टाइप का स्ट्रक्चर बना लेता है। इसे आप कैटेनेशन कहते हैं। तो बिकॉज कार्बन हैज दिस एबिलिटी टू फॉर्म सच लॉन्ग चेन्स, वो सबसे रिएक्ट कर रहा है, इसलिए वो इतने बड़े बड़े कंपाउंड्स बना पा रहा है। अनदर रीजन इज इट्स टेट्रावेलेंसी, क्योंकि इस पे जो वैलेंसी है वो 4 है। तो ये क्या करता है, ये शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन्स की, वी नो दैट। तो ये सबसे शेयर कर सकता है। मान लीजिए कार्बन जो है, ये चाहे तो अपने चारों साइड पे हाइड्रोजन लगा ले, चाहे तो अपने दो साइड पे हाइड्रोजन, दो साइड पे नाइट्रोजन लगा ले, इट कैन रिएक्ट विद एनी एलिमेंट, क्योंकि इसमें एबिलिटी शेयर करने की है। और सब कोई ना कोई, सबके पास इतना इलेक्ट्रॉन है दैट कैन शेयर। इसीलिए इसकी टेट्रावेलेंसी और इसका कैटेनेशन इज द रीजन कि आप लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड देखते हैं। नाउ अबाउट फॉर द एग्जाम, क्या आप आंसर इतना ही लिखेंगे, कैटेनेशन एंड टेट्रावेलेंसी? नो, आप कैटेनेशन टॉपिक डालेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे, आपकी बुक में मेंशन है वर्सटाइल नेचर ऑफ द कार्बन कंपाउंड टॉपिक के अंदर। टेट्रावेलेंसी पे आप देखेंगे, जो सेकंड पॉइंट है वो टेट्रावेलेंसी के बारे में है। आप टॉपिक डालेंगे, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। Now moving to the next question. Give reason why carbon forms compound namely by covalent bonding. Why only covalent bonding? Same reason. देखिए, क्योंकि इसकी वैलेंसी क्या है, ये टेट्रावेलेंट है। अगर ये टेट्रावेलेंट है, इसका मतलब इसकी वैलेंसी है 4। बिकॉज इट हैज 4 वैलेंसी, ना तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकता है, ना ही ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। दोनों ही केसेस में उसको क्या करना पड़ेगा, उसको या बहुत सारी एनर्जी पुट इन करनी पड़ेगी, प्लस उसके प्रोटॉन्स को बहुत सारा चार्ज मैनेज करना पड़ेगा, विच इज नॉट पॉसिबल। दैट इज द रीजन कि वो सिर्फ कोवलेंट बॉन्डिंग कर रहा है। अब ये आंसर भी आपके चैप्टर के सेकंड पेज पे दो पॉइंटर्स हैं, पॉइंट 1 एंड 2 करके, ये वहां पे हैं लिखे हुए। वेल एक्सप्लेन्ड आंसर, यू कैन लर्न फ्रॉम देयर, एज इट इज लर्न कर लो, ये उसका रीजन हो जाएगा। Having low melting and boiling points, कार्बन कंपाउंड में मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट लो क्यों रहता है? क्योंकि जो जो बॉन्डिंग है इनकी वो वीक है, इजीली ब्रेकेबल है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, नेम द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वेजिटेबल ऑयल टू वेजिटेबल घी। उस प्रोसेस को हाइड्रोजनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इस प्रोसेस को? हाइड्रोजनेशन। देखिए, एक बार इसको समझा भी देती हूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है। ये कौन से टॉपिक से आया है, आप देखना आपकी बुक में एडिशन रिएक्शन का टॉपिक होगा। एडिशन रिएक्शन, ये वो वाला टॉपिक है। तो वेजिटेबल ऑयल जो होता है, ये अनसेचुरेटेड कंपाउंड है। वेजिटेबल घी इज सेचुरेटेड। तो आप क्या करते हो कि जो भी अनसेचुरेटेड कंपाउंड है, एक बार के लिए मैं एक अनसेचुरेटेड कंपाउंड लेती हूँ। आई एम नॉट पुटिंग एनी हाइड्रोजन और एनी एलिमेंट हियर, इसलिए मैं एक आर ले रही हूँ। इस अनसैचुरेटेड कंपाउंड के साथ क्या करते हैं, हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं। टू ऐड हाइड्रोजन, हम हाइड्रोजन नहीं डालते, हम निकेल या फिर पैलेडियम के कैटलिस्ट को डालते हैं, बिकॉज उनके सरफेस में हाइड्रोजन होता है बहुत सारा। तो हमने इसे डाला। अब क्या होता है कि हाइड्रोजन इनके साथ रिएक्ट करते हैं, और वो इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करते हैं और आकर अटैच हो जाते हैं। मेरे पास आर और आर तो थे ही पहले से, लेकिन ये जो डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ, उसके कारण ये हाइड्रोजन भी आकर अटैच हो गए। वेजिटेबल ऑयल जो होता है वो होता है अनसैचुरेटेड, वेजिटेबल घी जो होता है ये होता है सैचुरेटेड। तो हाइड्रोजनेशन की प्रोसेस से ही आप ऐसा कर सकते हो। अगर आपसे ऐसा सवाल आ जाए, तो आप नाम लिखने के साथ रिएक्शन भी लिख देना, क्लियर कर देना कि ऑयल क्या है और घी क्या है, और आपको मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। एक एडिशनल कंसेप्ट और, कि कौन सा इनमें से हेल्दी है, तो आपका ऑयल हेल्दी है एज कंपेयर टू द वेजिटेबल घी। वो बिल्कुल हेल्दी नहीं है, डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है उसे, क्योंकि वो सैचुरेटेड है, तो वो प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं होता। रीजन समझना, सैचुरेटेड कंपाउंड्स डू नॉट रिएक्ट, बहुत अच्छे से रिएक्ट नहीं करते वो, तो वो डाइजेस्ट भी नहीं किए जाते। वेजिटेबल ऑयल एज कंपेयर टू घी इज हेल्दियर। ओके, नेक्स्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन कंबशन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ इथेनॉल। बेसिकली कंबशन और ऑक्सीडेशन में फर्क पूछना चाह रहे हैं, जो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, कि मोस्टली स्टूडेंट्स इस बात पे ध्यान नहीं दे रहे हैं कि कंबशन में भी तो ऑक्सीजन ही ऐड हो रहा है, और ऑक्सीडेशन में भी आप ऑक्सीजन ही करवा रहे हो, तब भी इनमें फर्क क्यों है? तो सबसे पहला फर्क तो इन दोनों में ये है कि कंबशन एक अनकंट्रोल्ड रिएक्शन होती है, आप इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। ऑक्सीजन को रिएक्ट करना है, और ऑक्सीजन आता है और रिएक्ट करता रहता है।
जबकि एज कम्पेयर टू दैट ऑक्सीडेशन जो होता है वो एक कंट्रोल्ड रिएक्शन होती है, ठीक है, काफी रैपिड होती है, काफी रैपिड होती है। जलना ही तो है किसी चीज को, जल जाता है। एज कम्पेयर टू इट स्लोअर रिएक्शन है। यहाँ पे आप प्रोडक्ट्स में देखेंगे तो आपको मिलेगा वाटर, CO2, है ना, प्लस हीट एंड लाइट। करेक्ट, तो हीट और लाइट तो ये प्रोड्यूस कर ही रहा है। यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स हैं ये डिपेंड करते हैं, प्रोडक्ट्स जो होते हैं ये डिफरेंट होते हैं। आप किसी भी चीज को कंबशन करवा लीजिए, ये हमेशा CO2, H2O और लाइट और हीट देंगे, लेकिन इन केस ऑफ ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स हर बार अलग होंगे। प्रोडक्ट डिपेंड कर रहा होता है यहाँ पे किस पर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पर, ठीक है। यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत रहती है, यहाँ किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत नहीं होगी। दैट्स इट। ये मेजर डिफरेंसेस हैं इनके बीच में, तो आप इन्हें याद कर लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन यू ऐड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज NaHCO3 to acetic acid which is CH3COOH. A gas liberates immediately with a brisk effervescence. Brisk effervescence अगर नाम आ जाए ना, that is CO2, फिर और कोई गैस है ही नहीं, है ना। तो ये कहते हैं कि इस रिएक्शन में CO2 रिलीज होती है, विच इज ओके, यू नो, ये रिएक्शन आपके बुक में है। ये रिएक्ट जहाँ पे CO2 के साथ वैसे और क्या क्या बनता है एक बार हम वो भी देख लेते हैं। तो NH3 कहाँ से आया, Na, अच्छा एक सेकेंड, हम्म, जहाँ पे और भी कुछ कंपाउंड बनते हैं जैसे कि CH3COO नेगेटिव Na पॉजिटिव प्लस H2O भी बन जाता है, करेक्ट। लेकिन अभी फिलहाल इनका फोकस आपके इस कंपाउंड पे ना होकर सिर्फ इस पर है। कहते हैं गैस का नेम बताइए, वो तो हम पहले ही बता चुके, CO2। क्या मेथड होता है इसे टेस्ट करने का, देखा जाए तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन रिलेट हो गया आपके चैप्टर नंबर 2 से। हाँ, यहाँ पे क्या होता है कि CO2 को टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि आप इसे लाइम वाटर से पास करिए, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, इट मींस वहाँ CO2 प्रेजेंट है। आई होप ये सबको याद होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, inorganic, which is I guess second last question for you guys. An organic compound X is a liquid at a room temperature. It is a very good solvent and has a molecular formula C2H6O. C2H6O, दो कार्बन है, 1 2 3 4 5, हम्म, ये बन गया इसका फॉर्मूला का स्ट्रक्चर। ये क्या होता है भाई, CH3CH2OH, यानी हमें पता चल चुका है कि X तो यही है। नाइस। अब वो कहते हैं ऑन ऑक्सीडेशन ऑफ X इट गिव्स Y। तो अगर आप X को ऑक्सीडाइज करते हो तो आपको मिलता है Y। अगर किसी को रिएक्शन याद नहीं है तो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि अगर आप एल्कोहल को कभी भी ऑक्सीडाइज करेंगे, कभी भी कोई भी एल्कोहल, ट्राई कर लेना, अगर आप एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे तो फिर वो आपको देंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आपने इथेनॉल को ऑक्सीडाइज किया है तो फिर वो देगा इथेनॉइक, प्रोपेनॉल को करते प्रोपेनॉइक, ब्यूटेनॉल को करते ब्यूटेनॉइक, तो वो रिस्पेक्टिव कार्बोक्सिलिक एसिड देता है। तो अगर मुझे ऑक्सीडेशन करने के बाद कुछ वाई प्रोडक्ट मिला है, इसका मतलब कुछ और नहीं, वो है इथेनॉइक एसिड, which give effervescence on reacting with NaHCO3। फिर वो कहते हैं कि वो जो कंपाउंड है ना आपका Y, अगर आप इसे NaHCO3 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो फिर वो एफरवेसेंस देगा। जस्ट प्रीवियस रिएक्शन हमने करी, उसमें CO2 प्रोड्यूस हो रहा है, तो वी आर करेक्ट, हम सही जा रहे हैं। X रिएक्ट्स विद Y, कहते हैं कि ये दोनों ही रिएक्ट करते हैं। CH3COOH जो है वो X के साथ रिएक्ट कर रहा है, okay, in the presence of concentrated H2SO4, which is an acid. It gives an another compound Z which has a pleasant smell. वैसे तो प्लीजेंट स्मेल से ही आप लोगों को हिंट मिलना चाहिए कि ये एक एस्टर है, करेक्ट। लेकिन उस एस्टर का फॉर्मूला क्या होगा, CH3COOCH2CH3, राइट। मिल गए हमें तीनों कंपाउंड, हो गया।
ऑल्सो राइट द केमिकल इक्वेशन टू शो द फॉर्मेशन ऑफ Y एंड Z। आप यहाँ Y के फॉर्मेशन के लिए कौन सी रिएक्शन लिखेंगे? द ऑक्सीडेशन वन। और फॉर Z ये रही रिएक्शन, इसमें साथ में प्रोड्यूस हो जाएगा वाटर। दैट्स इट। दिस इज एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, दिस इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्वेश्चन सॉल्व। इजी। लेकिन ये इजी सिर्फ तब था जब मुझे खुद इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड के रिएक्शंस बिल्कुल टिप पर याद थी। मतलब हिंट्स पढ़े और याद आ गया कि यस दिस वाज देयर। यानी इथेनॉल और इथेनॉइक को इतना परफेक्टली करके जाओ, क्योंकि ये एक क्वेश्चन मैंने डाला है, एक डाला है सिर्फ, लेकिन ऐसा क्वेश्चन हर दूसरे सैंपल पेपर में मैंने देखा है। ठीक है, तो एक साल वो देते हैं इथेनॉल या फिर अगले साल देते हैं इथेनॉइक। एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं, सिमिलर सा है। कंपाउंड है C2H4O2। तो C2H4O2 मतलब दो कार्बन। वैसे तो पता है मुझे कैसे पता चल रहा है कि अल्कोहल है या सॉरी अल्कोहल है या कार्बोक्सिलिक एसिड है, क्योंकि मैंने इस हिंट को समझने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पे दो ऑक्सीजन है, जबकि अगर मैं प्रीवियस वाले क्वेश्चन को ही आपको दिखाऊं, वहां इन्होंने सिर्फ एक ऑक्सीजन दे रखा था। यहाँ पे एक ऑक्सीजन अल्कोहल के पास होता है, जबकि दो ऑक्सीजन कार्बोक्सिलिक एसिड के पास होता है। तो दिस इज द फर्स्ट हिंट जो मुझको इस बात का आइडिया दे रहा है कि ये कार्बोक्सिलिक है या फिर ये अल्कोहल है। और फिर मैं उस अकॉर्डिंग उस फॉर्मूले को सेट करके देख रही हूँ। जैसे मुझे इसका हिंट तो मिल गया कि ये कार्बोक्सिलिक है, तो मुझे ये तो पता है कि यहाँ पे O और ये वाला O तो आना ही चाहिए। अब मैं बचे हुए कंपाउंड सेट करूंगी। इन्होंने हाइड्रोजन बोले हैं 4, तो CH3 तो यही हो गया और एक OH यहाँ लग गया, फिट हो गया, विच मीन्स ये एक इथेनोइक एसिड है। तो जो भी एक कंपाउंड है वो है CH3COOH, डायरेक्ट इथेनोइक एसिड। ये कहते हैं कि वो जो कंपाउंड ए है ये सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करता है, ए रिएक्ट करता है सोडियम मेटल के साथ टू फॉर्म अ कंपाउंड बी। अब ना बहुत ही सिंपल, ये अब आप मत ये मत सोचना कि ये रिएक्शन तो बुक में थी ही नहीं, सोडियम से तो रिएक्ट करवाया नहीं था, लगता है मिस प्रिंट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होना चाहिए था क्योंकि बुक में सोडियम हाइड्रोक्साइड था। महानुभवों, अपना दिमाग मत लगाना एक्स्ट्रा CBSE के पेपर पे। जो आ रहा है ना उसे क्रैक करने की सोचना। CH3COOH प्लस सोडियम कैन रिएक्ट, क्योंकि ये अभी भी प्रोडक्ट तो ये देगा ना, वाई कांट इट। और साथ में जो H बच रहा है वो हाइड्रोजन बन जाएगा, बैलेंस आउट कर देंगे। पर ये मिला ना, तो अब वो क्या कहते हैं कि रिएक्ट्स विद सोडियम मेटल टू फॉर्म अ कंपाउंड बी। तो यानी बी जो कंपाउंड है वो क्या है? वो है CH3COO नेगेटिव Na पॉजिटिव। इसका नाम है सोडियम इथेनोएट। क्लियर? ओके। फिर कहते हैं कि एक और गैस आई थी इसमें जो कि पॉप साउंड के साथ बर्न करती है। ठीक है, हमारी रिएक्शन भी सही है। मतलब कंपाउंड ए ऑन ट्रीटमेंट विद एन अल्कोहल सी। ओके, एक सी कंपाउंड है विच इज एन अल्कोहल। कहता है कि ए सी के साथ रिएक्ट करता है ना एसिड की प्रेजेंस में, तो वो एक स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड बनाता है। जस्ट थोड़ी देर पहले हमने किया कि ये जो डी कंपाउंड है ये कुछ और नहीं, ये एस्टर है। जो सी कंपाउंड है वो कुछ नहीं, वो है इथेनॉल। क्लियर? फिर वो कहते हैं ऑन एडिशन ऑफ NaOH to D। अगर आप NaOH को D से रिएक्ट करवाएंगे, यानी अगर आप एस्टर को विच इज CH3COOCH2CH3 इसे आप रिएक्ट करवाते हैं NaOH के साथ, इट गिव्स बैक BnC। ये तो सेपोनिफिकेशन रिएक्शन है ना, जहाँ पे अब ये क्या होगा, ये बन जाएगा सोप और बचा हुआ बन गया इथेनॉल। आपका बी जो था वो सोडियम इथेनॉइट ही था, और जो आपका सी था वो इथेनॉल था। हो गया, ABCD सब मिल गई, सारी रिएक्शंस लिखनी थी वो भी लिख दी। दैट्स इट, दैट्स द एंड फॉर दिस वीडियो। आई होप समझ में आ गया होगा। Again, a very kind request, if you are liking this video, do hit the like button, share it with your friends, and subscribe to the channel if you are new to this. Thank you. Bye bye.